आज से कई सौ साल पहले भारत पूरी दुनिया में अपने मसालों, सूती कपड़ों और दूसरी कीमती चीजों के लिए बहुत मशहूर था। यूरोप के व्यापारी इन चीजों को खरीदने के लिए भारत आना चाहते थे। इसी वजह से इंग्लैंड में कुछ व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी बनाई। इस कंपनी का नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसे 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार मिला। उनका मकसद बहुत सीधा साधा था, भारत से सामान खरीदकर उसे यूरोप में ऊंचे दामों पर बेचना और खूब सारा मुनाफा कमाना। वे उस समय यह बिल्कुल नहीं जानते थे कि उनकी यह व्यापारिक यात्रा एक दिन भारत के इतिहास को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। कंपनी के बनने के बाद उन्होंने भारत की ओर अपने जहाज भेजे। साल 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नाम का एक जहाज गुजरात के सूरत बंदरगाह पर आकर रुका। यह भारत की धरती पर अंग्रेजों का पहला बड़ा कदम था। उस समय भारत पर मुगल बादशाह जहांगीर का शासन था। हॉकिंस बादशाह जहांगीर के दरबार में गए और उनसे सूरत में एक फैक्ट्री यानी कि एक व्यापारिक गोदाम खोलने की इजाजत मांगी। शुरुआत में उन्हें पुर्तगालियों के विरोध की वजह से कुछ मुश्किलें आईं, जो पहले से ही भारत में व्यापार कर रहे थे। लेकिन अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं हारी और वे लगातार कोशिश करते रहे। आखिरकार साल 1612 में अंग्रेजों ने स्वाली की एलईडी ढाई में पुर्तगालियों को हरा दिया। इस जीत से मुगल बादशाह जहांगीर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अंग्रेजों की नौसैनिक ताकत को देखा और उन्हें सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की पक्की इजाजत दे दी। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। सूरत में उनकी पहली फैक्ट्री खुलने के बाद उनका व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा। वे भारत से नील, सूती कपड़े, रेशम, मसाले और दूसरी चीजें खरीदकर इंग्लैंड भेजने लगे। इस व्यापार से कंपनी को बहुत फायदा हो रहा था और वे भारत में अपने पैर और भी मजबूत करने के बारे में सोचने लगे। सूरत में मिली सफलता के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के दूसरे हिस्सों में भी अपनी नजरें दौड़ानी शुरू कर दी। उन्होंने धीरे धीरे भारत के पूर्वी और दक्षिणी तटों पर भी अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। उन्होंने मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता जैसे शहरों की नींव रखी या उन्हें विकसित किया। ये शहर सिर्फ व्यापार के केंद्र नहीं बने, बल्कि धीरे धीरे अंग्रेजों की सैनिक और राजनीतिक ताकत के डीएनए भी बन गए। इन शहरों को प्रेसिडेंसी शहर कहा जाता है, जहां से कंपनी अपने पूरे इलाके का कामकाज चलाती थी। इस तरह जो कंपनी सिर्फ व्यापार करने आई थी, वह अब जमीन की मालिक भी बनने लगी थी। जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार और मुनाफा बढ़ता गया, उनकी महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ने लगी। उन्होंने देखा कि भारत में अलग अलग राजाओं और नवाबों के बीच अक्सर लड़ाई ढाइयां होती रहती थीं। कंपनी ने इस स्थिति का पूरा फायदा उठाने का फैसला किया। उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। वे एक राजा का साथ देकर उसे दूसरे राजा के खिलाफ लड़ाई दिवाते थे। लड़ाई जीतने के बाद वे उस राजा से व्यापार में कई तरह की छूट और जमीनें हासिल कर लेते थे। कंपनी ने अपनी खुद की सेना भी बनानी शुरू कर दी, जिसमें भारतीय सिपाहियों को भर्ती किया जाता था और उन्हें अंग्रेज अफसर ट्रेनिंग देते थे। यह सेना उनकी ताकत का सबसे बड़ा जरिया बन गई। 18वीं सदी के मध्य तक ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक व्यापारिक संस्था नहीं रह गई थी, वह भारत में एक बड़ी राजनीतिक और सैनिक शक्ति बन चुकी थी। साल 1757 में प्लासी की लड़ाई उनके लिए एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुई। इस लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में कंपनी की सेना ने बंगाल के नवाब सिराज उद दौला को हरा दिया। यह जीत सिर्फ हथियारों के दम पर नहीं, बल्कि धोखे और साजिश से हासिल की गई थी। इस लड़ाई के बाद बंगाल का पूरा खजाना और शासन कार्यत अंग्रेजों के हाथों में आ गया। उन्होंने अपनी पसंद के नवाब को गद्दी पर बिठाया, जो बस उनकी कठपुतली बनकर रह गया। प्लासी की लड़ाई के बाद कंपनी की ताकत बहुत तेजी से बढ़ी। उन्होंने 1764 में बक्सर की लड़ाई जीती, जिससे उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा में टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया। इसे दीवानी अधिकार कहा जाता था। अब कंपनी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वे इसी पैसे का इस्तेमाल अपनी सेना को और बीडीढ़ा बनाने, भारत से सामान खरीदने और इंग्लैंड में अपने अधिकारियों को अमीर बनाने के लिए करने लगे। भारत की दौलत अब सीधे इंग्लैंड की ओर बहने लगी थी। इस दौरान उन्होंने कई और भारतीय राज्यों को युद्ध में हराकर
या संधियों के माध्यम से अपने कब्जे में ले लिया। अगले 100 सालों तक कंपनी ने अपनी ताकत का विस्तार जारी रखा। उन्होंने मैसूर के टीपू सुल्तान को हराया, मराठा साम्राज्य को तोड़ा और पंजाब पर भी कब्जा कर लिया। वे अलग अलग नीतियां लेकर आए, जैसे सहायक संधि और व्यपगत का सिद्धांत, जिनका इस्तेमाल भारतीय रियासतों को हड़पने के लिए किया जाता था। इन नीतियों के तहत अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं होता था तो उसका राज्य सीधे कंपनी के शासन में चला जाता था। इस तरह जो अंग्रेज सिर्फ मसाले और कपड़े खरीदने आए थे, वे अब धीरे धीरे पूरे भारत के मालिक बन बैठे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते अत्याचारों, जमीन हड़पने की नीतियों और भारतीय समाज में दखलंदाजी से लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। किसान भारी टैक्स से परेशान थे, कारीगरों का काम धंधा चौपट हो गया था और राजा महाराजा अपनी सत्ता खो चुके थे। यह गुस्सा आखिरकार 1857 में एक बड़े विद्रोह के रूप में फूट पड़ी डेढ़ा। इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत मेरठ में कंपनी की सेना के भारतीय सिपाहियों ने की थी, जब उन्हें नई राइफल के कारतूसों को लेकर आपत्ति हुई, जिन पर कथित तौर पर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी। यह विद्रोह जल्द ही दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी और देश के कई दूसरे हिस्सों में फैल गया। इस विद्रोह ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव को कंपा दिया। हालांकि अंग्रेज इस विद्रोह को अपनी बेहतर सैनिक ताकत से दबाने में कामयाब रहे, लेकिन इसने ब्रिटिश सरकार को यह एहसास करा दिया कि अब कंपनी के हाथों में भारत का शासन सुरक्षित नहीं है। लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार को लगा कि अगर भारत जैसे कीमती उपनिवेश को हाथ में रखना है तो शासन का तरीका बदलना होगा। उन्हें यह डर था कि अगर कंपनी का राज चलता रहा तो भविष्य में इससे भी बड़ा कोई विद्रोह हो सकता है, जिसे संभालना शायद मुमकिन न हो। इसलिए उन्होंने भारत का शासन सीधे अपने हाथों में लेने का फैसला किया। विद्रोह के खत्म होने के बाद 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक कानून पास किया, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1858 कहा जाता है। इस कानून के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के अधीन आ गया। अब भारत पर किसी कंपनी का नहीं, बल्कि सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश सरकार का राज था। इस दौर को ब्रिटिश राज के नाम से जाना जाता है। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य घोषित किया गया और भारत के शासन को चलाने के लिए एक वायसरॉय की नियुक्ति की गई, जो सीधे ब्रिटिश सरकार को जवाब देता था। ब्रिटिश राज की स्थापना के बाद अंग्रेजों ने भारत पर अपनी पकड़ ढीठ और मजबूत कर ली। उन्होंने शासन व्यवस्था में कई बदलाव किए। सेना को फिर से संगठित किया गया, जिसमें अंग्रेज सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई, डाक और तार व्यवस्था शुरू की। लेकिन इन सब सुधारों का मुख्य उद्देश्य भारत पर अपने शासन को मजबूत करना और यहाँ के संसाधनों का बेहतर तरीके से शोषण करना था। अंग्रेजों ने भारतीयों को ऊंचे प्रशासनिक पदों से दूर रखा और नस्लीय भेदभाव की नीति को बढ़ावा दिया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि भारत हमेशा के लिए उनका गुलाम बना रहे, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि 1857 की चिंगारी अब आजादी की एक बड़ी आग बनने वाली थी। ब्रिटिश राज की स्थापना के बाद भारतीयों का शोषण और अपमान बढ़ता ही गया। अंग्रेजों की नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। इस अन्याय के खिलाफ भारतीयों के मन में राष्ट्रवाद और आजादी की भावना जागने लगी। देश के अलग अलग हिस्सों में पढ़े लिखे भारतीयों ने संगठन बनाने शुरू किए। इसी कड़ेढ़ी में 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। शुरुआत में इसका मकसद केवल अंग्रेजी हुकूमत में भारतीयों के लिए ज्यादा अधिकार मांगना था, लेकिन धीरे धीरे इसका लक्ष्य पूर्ण स्वराज यानी पूरी आजादी हासिल करना बन गया। यह भारत की आजादी की LDD ढाई का एक संगठित आगाज था। 20वीं सदी की शुरुआत में आजादी का आंदोलन और भी तेज हो गया। 1915 में महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद इस आंदोलन को एक नई दिशा मिली। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के अपने सिद्धांतों पर चलते हुए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी डीढ़ी। उन्होंने सत्याग्रह का रास्ता अपनाया, जिसका मतलब था बिना हिंसा के अन्याय का विरोध करना। उनके नेतृत्व में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे बड़े आंदोलन हुए। इन आंदोलनों में लाखों आम भारतीयों ने, चाहे वे किसान हों, मजदूर हों, महिलाएं हों या छात्र हों,
बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महात्मा गांधी के अलावा जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और अनगिनत दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों ने भी आजादी की इस लड़ाई में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। किसी ने अहिंसा का रास्ता चुना तो किसी ने क्रांति का, लेकिन सबका मकसद एक ही था, भारत को अंग्रेजी गुलामी से मुक्त कराना। यह लड़ाई बहुत लंबी और कठिन थी। हजारों लोगों को जेलों में डाला गया, कईयों ने लाठियां खाई और अनगिनत क्रांतिकारियों ने देश के लिए अपनी जान दी। लेकिन भारतीयों का हौसला नहीं था और वे पूरी दृढ़ता के साथ अपनी आजादी के लिए लड़े भी रहते थे। आखिरकार लगभग 200 सालों के लंबे संघर्ष और अनगिनत कुर्बानियों के बाद भारतीयों का सपना सच हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के ब्रिटिश साम्राज्य का इन सब लड़ाइयों के चलते ब्रिटिश सरकार भारत को और 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। इस आजादी की एक बड़ी कीमत हो चुकी है। देश का भारत और पाकिस्तान में बंटवारा हो गया, लेकिन तमाम मुश्किलों के बावजूद युद्ध की शुरुआत, जिस सफर की शुरुआत 1608 में एक व्यापारिक जहाज से हुई, उसका अंत 1947 में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के जन्म के साथ हुआ।